हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाइपोथेसिस इन रिसर्च। कि रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या है, किसे हाइपोथेसिस कहते हैं। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हाइपोथेसिस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम आप डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, हाइपोथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हेल्प करता है आपके रिसर्च में। चाहे आपका मास्टर हो या फिर पीएचडी हो, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का नौबत आई ही होगी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हाइपोथेसिस क्या है, इसका रोल क्या है रिसर्च में, क्यों हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। बेसिकली हम हाइपोथेसिस बोथ क्वालिटेटिव रिसर्च में भी फॉर्मुलेट करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, क्योंकि हमको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, ये एक एजुकेटेड गैस है, ये एक टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप कोई भी रिसर्च करते हैं, राइट। कोई भी रिसर्च करने से पहले कोई भी रिसर्च करने से पहले आपका कुछ जनरल नॉलेज होता है रिसर्च के बारे में। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक के बारे में या फिर कोई भी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करने जा रहे हो, राइट। तो उससे पहले उस टॉपिक के बारे में आप डिटेल जानकारी कलेक्ट करते हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या होता है, पहले कभी हुआ था क्या। तो आप एक्चुअल फील्ड में रिसर्च या फिर डेटा कलेक्शन कर या फिर प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले आप उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हो, जानकारी या फिर नॉलेज कलेक्ट करते हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन कर सकते हो, या फिर कोई थ्योरीज पढ़ के, या फिर कुछ भी। तो इस सब के आधार में एक आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो कि प्रॉब्लम में क्या कमी हो सकता है या फिर प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। आपका जो जनरल नॉलेज के आधार पे आपने जो नॉलेज कलेक्ट किया था, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया रिसर्च करने से पहले किसी प्रॉब्लम के ऊपर, तो उसके आधार से आप अपने भविष्य में या फिर फ्यूचर में रिजल्ट क्या हो सकता है उसके बारे में एक अनुमान लगाना, उसी को हम जो हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये एक फंडामेंटल गाइड टू अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मुलेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, द कर्नरस्टोन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। देखिए, ये आपको क्या करता है, गाइड करता है रिसर्च करने में, राइट। इस साइंटिफिक इंक्वायरी में आपको हेल्प करता है हाइपोथेसिस कि आप अपने रिसर्च को एक गाइडेड तरीके से, एक कम टाइम में आप कैसे अपने रिसर्च को अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है हाइपोथेसिस। तो मीनिंग को समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होता है। पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। तो जैसे कि आप डेफिनेशन पे देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर अ बिहेवियर, phenomenon or event. It states the researcher expectations about the relationship between variables in a research problem. देखिए, किसी भी रिसर्च करने जाते हो आप, राइट, रिसर्च करने जाते हो, तो आपका पहला रोल होता है कि आप कौन सा टॉपिक पे, राइट, या फिर कौन सा प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करना चाहते हो, राइट। तो पहले वो डिसाइड कर लेते हो। मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरा टॉपिक है कि कैसे टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए, कैसे टीचिंग मेथड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाता है या फिर इसका इफ़ेक्टिवनेस कम करता है, उसको मुझे समझना है। तो उसको समझने से पहले, मतलब उस प्रॉब्लम को मुझे स्टडी करना है, जानना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड कैसे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है या फिर घटाता है, कुछ भी। तो मैं क्या करूँगी, पहले
रिसर्च मेथड, ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ लूँगी, राइट, पढ़ूंगी, नॉलेज गेन करूँगी किसी, राइट, नॉलेज किसी भी किताब से पढ़ सकती हूँ कि ट्रेडिशनल या फिर कोई भी रिसर्च आर्टिकल जो कि किसी और ने किया होगा पहले से, ट्रेडिशनल मेथड, उसका बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है पढ़ाने से, आज के डेट में उसका क्या रिलेवेंस है, ये सारा जो हम पढ़ते हैं। तो मान लीजिए मुझे जानकारी मिली कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाने से बच्चों का जो आज की डेट में लर्निंग उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ये कौन बता रहा है? मैं थ्योरी पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला, तो मैं अभी उस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रही हूँ। तो मेरा ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स, और सारे ये बता रहे हैं, मतलब मैक्सिमम थ्योरीज ये बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं होता आज की डेट में। तो मैं, मेरा एक हाइपोथेसिस, एक अनुमान लगाऊंगी कि मैं जो स्टडी करने जा रही हूँ कोई भी मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड, मैं यही मान के चलूँगी कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है, राइट, इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता आज की डेट में लर्निंग के ऊपर ट्रेडिशनल मेथड जो है। तो मेरा ये एक हाइपोथेसिस है। लेकिन मैं जब रियल फील्ड में उतरूंगी, मान लीजिए, या फिर मैंने ट्रेडिशनल मेथड में जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं डेटा जब कलेक्ट करूंगी और टेस्ट करूंगी परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है या फिर कम होता है, तो मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मेरा जो हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने हाइपोथेसिस एक अज्यूम किया था, किसी मतलब अपने नॉलेज के आधार पे या फिर जो थ्योरीज के आधार पे। हो सकता है फर्दर आगे मतलब रिसर्च होने के बाद, डेटा कलेक्शन करने के बाद, हो सकता है आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सके या फिर रिटेन भी हो सके। इसको प्रूव करने के लिए हम जितने भी डेटा कलेक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट या फिर अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। इसको प्रूफ करने के लिए या फिर इसका एविडेंस ढूंढने के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये हो गया हाइपोथेसिस कि ये एक टेंटेटिव, मतलब एक अनुमानित गैस है, या फिर हम कह सकते हैं आप जिसको आप प्रूव करेंगे फ्यूचर में जाके। आप मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, आपका ये अनुमान है, लेकिन बाद में जाके उसको प्रूव करना पड़ेगा, राइट, डेटा कलेक्शन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आप उसको प्रूव करोगे। इसीलिए इसको टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। कि मान लीजिए देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल के, वेरिएबल का मतलब है कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई भी ऐसा जो फिनोमेनन है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए टीचिंग मेथड, ये एक वेरिएबल है, राइट, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, या फिर लर्निंग परफॉर्मेंस जिसके ऊपर मतलब टीचिंग मेथड जो अप्लाई हो रहा है, लर्निंग परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं। तो लर्निंग परफॉर्मेंस क्या है? एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल जिसको आप स्टडी कर रहे हो या फिर उसका इफेक्ट किसी वेरिएबल में या फिर किसी चीज में देखना चाहते हो, तो वो हो गया आपका वेरिएबल, जो कि विथ एक्सपेरिमेंटेशन या फिर मैनिपुलेशन के साथ वो वेरी करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। तो हाइपोथेसिस हम समझ लिए कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है फॉर अ बिहेवियर और फेनोमेनन और इवेंट। ये क्या बताता है कि रिसर्चर्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब रिसर्चर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये टीचिंग मेथड और लर्निंग परफॉर्मेंस पे इम्प्रूव हो सकता है या फिर कम हो सकता है या फिर इफेक्टिव हो सकता है या फिर इनइफेक्टिव। जो आइडिया लगाएगा पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले या फिर डेटा कलेक्शन से पहले, जो रिसर्च के मन में जो आइडिया रहता है जो अपने नॉलेज के आधार पे, इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। देन इसका की रोल क्या है कि हाइपोथेसिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, इट प्रेडिक्ट द स्टडी आउटकम। ये क्या करता है कि प्रेडिक्ट करता है आपका रिसर्च आउटकम। प्रेडिक्ट करता है क्या? रिसर्च आउटकम, कि आपका आउटकम क्या हो सकता है। मान लीजिए एक जनरल एग्जाम्पल है, आपने 5 इवनिंग का 5 PM में आप हो, राइट, और आसमान के तरफ आप देख रहे हो, राइट। आपने देखा कि एकदम काला बादल है बहुत सारा, तो आपका हाइपोथेसिस क्या कहेगा, मतलब आप क्या अनुमान करेंगे इस मौसम, ये इसको ऑब्जर्व करके, कि आप का अनुमान होगा कि बारिश होगा, मतलब हो सकता है बारिश, हो सकता है रियल में ये हो भी
या फिर ना भी हो सकता है। तो आपका लेकिन हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि आप अनुमान ये लगा रहे हैं कि चारों ओर देख के, क्योंकि आपका पहले से जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे, पहले ऐसे कभी हुआ होगा कि जब क्लाउडी वेदर आया होगा तो बारिश हुआ होगा, और उसी के आधार पे आप क्लाउड की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ, और बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे क्लाउडी वेदर है तो बारिश हो सकता है। ये आपका हाइपोथेसिस है, जो अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश हो सकता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जो ब्लैक क्लाउड है हो सकता है गायब हो जाए, हो सकता है बारिश ना भी हो। तो आपका जो हाइपोथेसिस है इधर रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लीजिए जनरल एग्जांपल है, तो ऐसा आपका हाइपोथेसिस है, ये प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या आउटकम होगा। It is essential to most research studies with the possible exception of some purely descriptive studies। देखिए हर जगह हाइपोथेसिस काम नहीं करता। देखिए कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, उसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको प्रूव नहीं कर सकते, राइट, बहुत डिफिकल्ट होता है। सो द रिसर्चर डज नॉट सेट आउट टू प्रूव अ हाइपोथेसिस बट कलेक्ट डेटा दैट ईदर सपोर्ट और डज नॉट सपोर्ट इट। देखिए हाइपोथेसिस को आप प्रूव नहीं करते, बस इतना करते हैं कि आप अपने जो हाइपोथेसिस जो बनाए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कि कितने दूर आपका हाइपोथेसिस जो है रियल है, उसको जानने के लिए आप डेटा कलेक्शन करते हो। आइदर वो डेटा सपोर्ट भी करेगा, या फिर अगर सपोर्ट करेगा तो हाइपोथेसिस रिटेन हो जाएगा, या फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे या फिर उसको रिजेक्ट कर दोगे। देन कम टू द नेक्स्ट, व्हाई हाइपोथेसिस मैटर। भाई हम क्यों हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें, किस लिए, इसका फायदा क्या है, राइट, इसका बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस अगर आप फॉर्मुलेट करते हो तो ये आपके रिसर्च को एक रास्ता दिखाता है, एक एमलेसनेस से बचाता है आपको। मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको अता पता नहीं है आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, राइट, तो आपको एक रास्ता दिखाता है कौन, हाइपोथेसिस। मान लीजिए कि ट्रेडिशनल मेथड मतलब आपके लर्निंग को इम्प्रूव करता है, तो ये आपका हाइपोथेसिस है। तो आप अपने रिसर्च को उसी दिशा में लेके जाएंगे ताकि आपका डेटा कलेक्शन भी उसी के हिसाब से होगा। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, मतलब कैसे ये इम्पैक्ट करता है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो हो सकता है आपका रिसर्च हाफाजाड़ हो सके। तो ये हो गया उसका इम्पोर्टेंस। अब वन बाय वन उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। देखिए पहले आपको हाइपोथेसिस पहले क्या करता है, इसका पहला इम्पोर्टेंस है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, गाइड्स द रिसर्च प्रोसेस एंड प्रिवेंट ब्लाइंड अनफोकस्ड इन्वेस्टिगेशन। देखिए किसी भी रिसर्च को करने के लिए ये आपको गाइडेंस देता है, एक रास्ता दिखाता है आपको, राइट, किस दिशा पे जाना है आपको हाइपोथेसिस बताता है, वो गाइड करता है आपके रिसर्च प्रोसेस को, रादर देन प्रिवेंट। और ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लाइंड अनफोकस्ड इन्वेस्टिगेशन। आप ऐसे नहीं कि अंधाधुंध रिसर्च कर रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा आपको पता नहीं है, कुछ फ्यूचर में क्या होगा आपको आइडिया नहीं है, तो हो सकता है आपका रिसर्च अनगाइडेड हो, अनफोकस्ड हो। अगर अनफोकस्ड होगा तो हो सकता है आपका रिसर्च में बहुत टाइम लग सके, राइट, तो आपका रिसर्च मेथड ठीक से सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है अगर आपके पास हाइपोथेसिस नहीं है, तो ये आपको डायरेक्शन देता है। दूसरा, focuses the problem, brings a relevant standpoint and places clear specific goals before the researcher। देखिए आपके पास अगर हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करेंगे तो आपका गोल क्लियर है कि आप क्या जानना चाहते हो, कि कैसे एक रिसर्च मेथड जो है, या सॉरी आपका टीचिंग मेथड है वो आपका एकेडमिक में या फिर लर्निंग में कैसे इम्पैक्ट करता है। आप क्लियरली, आपका गोल क्लियर है कि मुझे यही स्टडी करना है। और ये कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे आप क्लियर होगे, जब आपके पास हाइपोथेसिस हो, राइट। देन ऑर्गेनाइजेस नॉलेज, likes related fact links related facts and information, organizing them into a comprehensible whole। देखिए आप अगर हाइपोथेसिस है आपके पास तो आप डिफरेंट फैक्ट्स को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को आप कनेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक वे से आप कनेक्ट करके पूरा सारा जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करोगे, राइट, आपके अगर हाइपोथेसिस है तो। देन एक्सटेंड नॉलेज, देखिए इट फैसिलिटेट्स द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन एन एरिया एंड हेल्प सिलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट एंड वेरिएबल।
देखिए आपका नॉलेज को भी एक्सटेंड करता है, इम्प्रूव करता है, राइट। और आपको एक डीपर नॉलेज देता है आपके टॉपिक के बारे में, आपको वेरिएबल के बारे में, फैक्ट के बारे में। अगर आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है या फिर आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए हो तो आपको हेल्प होगा आप प्रॉपर वेरिएबल को टेस्ट करने में या फिर आपका नॉलेज होराइजन एक्सपैंड करने में रिसर्च फील्ड में, राइट। या फिर रिसर्च जो टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपका नॉलेज एक्सपैंड होगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, मोर बेनिफिट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है तो इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डीपन्स अंडरस्टैंडिंग, enables the investigators to understand the research problem more thoroughly। आपके पास अगर हाइपोथेसिस है तो आप डीपली और ज़्यादा स्टडी करेंगे, अपने प्रॉब्लम को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, आपके रिसर्च टॉपिक के बारे में आपका डीप नॉलेज होगा, राइट। डीप इन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग भी डीप होगा। देन स्ट्रक्चर कंक्लूजन्स, आपका इट प्रोवाइड्स एन आउटलाइन फॉर स्टेटिंग कंक्लूजन्स इन अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल वे। आपके पास अगर हाइपोथेसिस है तो आपका जो कंक्लूजन होगा, रिसर्च का जो फाइंडिंग्स होगा, एक मीनिंगफुल तरीके से होगा, लॉजिकली होगा। लॉजिकली मतलब जैसे कि आप प्रॉपरली ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पास हाइपोथेसिस है तो आप प्रॉपरली बता सकते हैं कि किसके वजह से क्या हो रहा है, किस की इफेक्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब आप स्ट्रक्चरली कंक्लूड कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। देन गाइड्स डिस्कवरी, act as a guide to the thinking process and the process of discovery throughout the study। आप जो स्टडी करते हैं, आपका जो स्टडी का जर्नी है, इससे आपको क्या करता है, आप कोई भी डिस्कवरी करना चाहते हो तो आपको गाइड करता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करता है। कौन? हाइपोथेसिस। मान लीजिए आपने जो हाइपोथेसिस किया था कि जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड लर्निंग को डिक्रीज करता है आज के डेट में, तो उसी के दिशा में आप सोचने लगेंगे, राइट, कि अच्छा हाँ लर्निंग मेथड की ट्रेडिशनल मेथड की वजह से ये होता है, तो उसी के दिशा से आप उसको प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये थ्रू आउट आपको गाइड करता है आपके हाइपोथेसिस। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। देखिए तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हम कोई भी गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छा हाइपोथेसिस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि वो साइंटिफिकली साउंड हो एंड प्रैक्टिकली यूजफुल हो। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक हम जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेस्टेबल। आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस को आपको फ्यूचर में टेस्ट करना है, राइट, कि हमारा डेटा कलेक्शन करना है उसके बारे में और उसको प्रूव करना है और टेस्ट करना है स्टैटिस्टिकल टेक्निक के द्वारा। तो मान लीजिए आप ऐसे हाइपोथेसिस, मान लीजिए कैसे इमोशन कैसे एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है इसको टेस्ट करने में साइंटिफिकली या फिर स्टैटिस्टिकली इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे हाइपोथेसिस बनाइए जिसको हम मेजर कर सकें, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे आपको लर्निंग का इम्पैक्ट क्या होता है। तो आप ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाएंगे और देन लर्निंग अचीव मतलब इनका एग्ज़ाम करवाएंगे बच्चे का, और लर्निंग उनका कैसे हुआ है वो पूछ सकते हैं, तो ये इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इमोशन को कैसे इम्पैक्ट करता है या फिर इमोशन को अगर नापना है, तो ये थोड़ा ऐसे टाइप का हाइपोथेसिस थोड़ा डिफिकल्ट है टेस्ट करने में। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये टेस्टेबल होना चाहिए, कैन बी कन्फर्म्ड और कॉन्ट्राडिक्टेड, जिसको हम कन्फर्म कर सकें प्रूव करके, टेस्ट करके, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकें, राइट। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि वह इकोनॉमिकल होना चाहिए, फॉर्मुलेटेड इफिशिएंटली। देखिए आप अगर हाइपोथेसिस बनाए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको प्रूव करने में या फिर उसको टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर हो, आपको बहुत टाइम लग सके, बहुत आपका टाइम जाएगा, खर्च जाएगा। नो, आप हाइपोथेसिस ऐसा बनाइए जो कि इजीली टेस्ट कर सके कम पैसों में, क्योंकि हर कोई रिसर्चर के पास उतना पैसा नहीं होता कि अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वो उनको दर दर भटकना पड़े। तो
तो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि जो कम एक्सपेंसेस में या फिर कम खर्च में हो सके और इफिशिएंटली। देन क्लियरली स्टेटेड, आपका हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, ऑपरेशनली वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट को अगर वेल प्रॉपरली डिफाइन नहीं करोगे कि मान लीजिए इंटेलिजेंस है, राइट, इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस को बोल देते हैं कि मेंटल कैपेसिटी। अरे भाई मेंटल कैपेसिटी क्या है, उसको तो प्रॉपरली डिफाइन करो। क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेंटल कैपेसिटी है क्विकली? क्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना इंटेलिजेंस है? क्या है, उसको प्रॉपरली डिफाइन कीजिए, राइट। तो आपको हाइपोथेसिस जब आप बना रहे हैं तो जितने भी कॉन्सेप्ट आप हाइपोथेसिस में यूज किए हैं उसको प्रॉपरली डिफाइन कीजिए और हाइपोथेसिस को प्रॉपरली बताइए। ऐसा नहीं कि बस देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज रिलेशनशिप, ऐसे अगर सिंपली बोल दोगे थोड़ा दिक्कत होता है। तो प्रॉपरली उसको डिफाइन कीजिए, आपके वेरिएबल को, उनको ऑपरेशनली डिफाइन कीजिए। देन साइंटिफिकली ग्राउंडेड, कवर्स अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक। देखिए आपका जो हाइपोथेसिस है ये साइंटिफिकली ग्राउंडेड होना चाहिए, ऐसे टूल्स और टेक्निक होना चाहिए जो कि आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आपने हाइपोथेसिस बनाया और उसको टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जैसे कि ऐसा कोई चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करता बस आपने हाइपोथेसिस बना लिया, राइट। तो ऐसे चीज़ को आप साइंटिफिकली ग्राउंडेड होना चाहिए आपका हाइपोथेसिस, कि जिसको हम टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक से मेजर कर सकें। देन स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देखिए आप प्रॉपरली बताइए कि आप कौन सा टू वेरिएबल में क्या रिलेशन देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिलेशन आ रहा है, उसको प्रॉपरली बताइए। जैसे कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रहता है कि डायरेक्शनल क्या बोलता है कि मेल आर बेटर देन फीमेल, ऐसा टाइप का जो हाइपोथेसिस है आप बना सकते हैं, मतलब जो क्लियरली कोई डायरेक्शन बताए ताकि आपका रिलेशनशिप को आप प्रॉपरली जान पाएं एंड उसके बारे में आप डेटा कलेक्शन कर पाएं। देन लिमिटेड इन स्कोप। देखिए आपका जो हाइपोथेसिस होगा क्या होना चाहिए कि ये लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा हाइपोथेसिस बना दिया जिसको वो उसका डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है कि यस दिस इज मतलब इसका ये इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट है, आप बताएंगे तो उसको क्लियरली बताइए, उसका दायरा क्लियर कीजिए कि किस किस एरिया को इस हाइपोथेसिस कवर कर रहा है, राइट। तो ये आपको क्लियरली बताना होगा ताकि आपका रिसर्च मैनेजेबल होगा और फोकस्ड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, कि ये टेस्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, साइंटिफिकली ग्राउंडेड होना चाहिए। ये जैसे कि साइंटिफिक थ्योरी के आधार पे बना होना चाहिए और प्रॉपर टूल टेक्निक से इसको टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, राइट। द स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, देन लिमिटेड इन स्कोप, ये सारे क्या है उसका गुड कैरेक्टरिस्टिक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।